नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 22 जून 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले आज हम लोग न्यूज स्टार्ट करेंगे एंड दिस न्यूज विल बी फ्रॉम असम ट्रिब्यून। यहां पर हम लोग बात करेंगे काजीरंगा एनिमल कॉरिडोर के बारे में। समझने की कोशिश कीजिएगा, आराम से बात करते हैं क्यों ये न्यूज में था। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं क्योंकि एक लॉन्ग इम्पेंडिंग टास्क पड़ा हुआ है। एक्चुअली असम गवर्नमेंट ने पहले ही डिसाइड कर लिया था दैट यहाँ पर काजीरंगा में एनिमल कॉरिडोर्स को प्रॉपरली डेवलप किया जाएगा और इसीलिए बहुत सालों से ये काम इम्पेंडिंग पड़ा है। तो आर्टिकल में जो न्यूज में तो एडिटोरियल सेक्शन में ये दिया हुआ था, मेन जो मुद्दा हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो था दैट क्यों क्यों ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, राइट। तो उसके वेरियस रीजंस दिए हुए। चलिए हम लोग रीजंस को यहां पर फोकस करते हैं, बट उससे पहले समझ तो ले दैट ये एनिमल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है क्या। देखो, काजीरंगा में जो एनिमल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर बीच में जो नेशनल पार्क के बीच से जो रास्ता जाता है ना, तो उस रास्ते से ऑफ कोर्स जानवर एक रीजन से दूसरे रीजन पार करेंगे, तो उसका जो रास्ता है ना वही रास्ता एज अ कॉरिडोर काम करता है, राइट। और वो रास्ता एनएच के ऊपर से गुजरता है, जी हाँ। और कुछ कुछ लिमिट्स लगाए हुए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम दैट रूट तो आपको अपने स्पीड को लिमिट करना पड़ेगा अपने व्हीकल का। 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं स्पीड कर सकते हो। अगर कर दिया तो वहां पर जो स्पीडिंग कैमरास लगे हुए हैं वो आपको रिकॉर्ड कर लेंगे एंड आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर फाइन भी भरना पड़ सकता है, राइट। सो ये है कुछ कुछ क्राइटेरिया जिसको आपको मानना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू पास थ्रू दैट कॉरिडोर। और ये कॉरिडोर वही वाला रीजन है जहां से एक्चुअली हाईवे पास होता है और ये हाईवे पासिंग वाले रीजन से अल्टीमेटली जानवर भी इधर से उधर पास होते हैं। तो सवाल क्या होता है, अभी क्या जानवर पास नहीं हो रहे? क्या अभी कॉरिडोर, जब हम लोग बोल रहे हैं इस प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है, तो क्या कॉरिडोर नहीं बना हुआ है? नहीं, अच्छे से समझते हैं। कॉरिडोर एब्सोल्युटली बना हुआ है, राइट। बना हुआ है कॉरिडोर, बट अब देखो कॉरिडोर क्या है ना, दैट जनरल दैट नॉर्मल जहां अभी जानवर पास कर रहे हैं। मेन कॉरिडोर की बात, किस टाइप की कॉरिडोर की बात की जा रही है, वो कुछ इस टाइप की कॉरिडोर की बात की जा रही है जहां पर भले ही बीच से आपका रास्ता गुजर रहा हो, बट स्टिल एक पॉइंट ऑफ जंगल से दूसरे पॉइंट ऑफ जंगल में अगर जाना पड़ेगा तो वहां पे एक सम सॉर्ट ऑफ ब्रिजेस बना दिया जाए, जिससे क्या जो आपके जानवर है वो इस ब्रिज को पार करके उधर, इधर से उधर या फिर उधर से इधर आ सके, राइट। तो इस टाइप के कॉरिडोर की एक मैच्योर्ड प्रॉपर डेवलप्ड कॉरिडोर की यहां पर बात की जा रही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हम लोग देखने को मिलता है जहां पर आए दिन न्यूज में आते तो मिलता है दैट राइनोसोरस जो है किसी व्हीकल से टकरा गया या फिर कोई मंकी कोई व्हीकल से टकरा गया, राइट। और ऑफ कोर्स उनकी मृत्यु होगी। तो इस टाइप से चीजें जिससे ना हो। तो सवाल हमारा यही है दैट व्हाट इज द रीजन, इतने दिनों से जब ये प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है तो क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा? बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स हैं। लेट्स फोकस ऑन दोस फैक्टर्स वन बाय वन एंड ट्रस्ट मी, ये एक बहुत बर्निंग इशू है फ्रॉम द नेशनल पर्सपेक्टिव, नॉट ओनली नेशनल पर्सपेक्टिव, ऑफ कोर्स असम पर्सपेक्टिव से तो ये है ही अनडाउटेडली। सो लेट्स सी क्या फैक्टर्स है जिसके कारण ये एनिमल कॉरिडोर का जो कंस्ट्रक्शन है वो इतना डिले हो रहा है। देखो, रीजंस आर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में डिले होता है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट चलता है ना तो उस पर एक रिपोर्ट एनालिसिस की जाती है इन्वायरमेंटलिस्ट द्वारा। उसी एनालिसिस को कहा जाता है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, है ना। अब उसमें काफी ज्यादा डिले हो देखा जा रहा है। लैंड एक्विजिशन में कुछ कुछ जगहों में प्रॉब्लम है ना। वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको तो पता ही है, आसाम का ऊपर से मानसून के समय काफी ज्यादा फ्लडिंग हो जाता है, राइट। लैंड जो है सैचुरेट कर जाता है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसके कारण कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं कहा जा रहा है इस आर्टिकल में दैट डिले हुए पड़ा है, राइट। प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटीज एंड यूनिकनेस, जी हाँ, अगर देख लीजिएगा एक्चुअली में वहां पर अगर कोई भी इस टाइप के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अगर कीजिएगा, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। द रीजन बीइंग ड्यू टू द टेरेन देयर, ड्यू टू द ज्योग्राफिकल कंडीशंस देयर, राइट। तो ये भी एक रीजंस बताया गया है। कुछ कुछ और भी रीजंस है जैसे बजटरी कंस्ट्रेंट्स है, इनएक्यूरेट टाइम एस्टिमेशंस किया जा रहा है। एक हवा हवाई में बोला जाता है हाँ इतना साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, बट आई मीन एक रियलिस्टिक टाइम प्रोजेक्शंस हमें देने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। पुअर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन गैप कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है बिटवीन द वेरियस कंसल्टेंसी ग्रुप्स, राइट। मोर ओवर अनएक्सपेक्टेड और नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड जो है वहां पे आए दिन आपको देखने को ही मिलता है। देयर इज लॉन्ग चेन ऑफ हायरार्कियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जी हाँ। अब डिसीजन कोई भी अगर छोटा मोटा भी डिसीजन लेना हो तो वो वेरियस हायरार्की से जो कि
ऊपर हायरार्की में पास होगा, फिर दे विल गिव इट, देन दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये काफी ज्यादा कम्बरसम प्रोसेस कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। यही नहीं, एक लेंथी प्रोसेस है रेगुलेटरी अप्रूवल्स का। वो तो खैर प्रॉब्लम है इंडिया के हर एक सेक्टर से ही, बट यस दीज आर द प्रॉब्लम्स जो कि आप इसको फोकस कर सकते हो, जिसके आधार पर आप बोल सकते हो दैट ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट था वो कहीं ना कहीं हमें डिले होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट न्यूज, आज हम लोग ये नेक्स्ट न्यूज जो लिया गया इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया, यहां पर बात करेंगे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में। राइट, ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि पंजाब असेंबली ने अमेंड किया है एक एक्ट जिसको कहते हैं सिख गुरुद्वारा एक्ट ऑफ 1925। इस अमेंडमेंट के साथ इस एक्ट में ब्रॉडकास्ट की जाएगी अब से जो सिख धर्म में जो सेक्रेड हाइम्स होता है ना, जिसको गुरबानी कहा जाता है, वो जो अब देखो सेक्रेड हाइम्स क्या होता है ना, दैट गोल्डन टेम्पल, अगर आपको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग श्री हरमंदिर साहिब भी कहते हैं, है ना, उसको एक्सेसिबल किया जाएगा टू ऑल द मीडिया आउटलेट्स। हर एक मीडिया आउटलेट्स में वो किया जाएगा। राइट, तो इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा बात करें तो यस, गुरुद्वारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1920 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अमृतसर में। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारास, मतलब देश में गुरुद्वारास के मैनेजमेंट, स्पेसिफिकली देश में नहीं, कुछ कुछ रीजन्स में, सिख प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड स्टे इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, है ना, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, इन रीजन्स में जो संभालने का काम है वो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। राइट, इनफैक्ट ये लोग एडमिनिस्टर भी करते हैं दरबार साहिब इन अमृतसर। राइट, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलईडी जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। पहले बात तो हम लोग देख लेते हैं दैट ये न्यूज में क्यों था। देखो, ये न्यूज लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस में, और न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडिया ने, कहा जा रहा है इंडिया एक टॉप कंट्री के तहत इमर्ज हुआ है। इनफैक्ट हम लोग यूएस और चाइना जैसे देश से भी हम लोग आगे बढ़ गए हैं विद एलईडी का जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट। सो ये जो प्रोजेक्ट है, ये इसका मेन एम यही है दैट कैसे अचीव किया जा सके नेट जीरो या फिर नेट पॉजिटिव स्टेटस इन कार्बन, एनर्जी, वाटर या फिर वाटर कैटेगरीज में। इनफैक्ट इंडिया का कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हमें पोजीशन देखने को मिल रहा है इस जीरो प्रोजेक्ट आई मीन एलईडी का जीरो प्रोजेक्ट्स में, जो क्या कहीं ना कहीं इंडिया का कमिटमेंट भी रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप वर्ल्ड वाइड कमिटमेंट देख लीजिए, हमारा क्या था मेन कमिटमेंट? यही तो था दैट हाँ, हमें एनर्जी सेक्टर में अपने आप को सस्टेनेबल बनाना है। राइट, तो यस, net zero greenhouse gas emission by 2070. This was the target of this very project. And yes, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर अगर इंडिया में देख लीजिएगा, वह उसी के कारण ही रफली अराउंड 1/3 ऑफ द कंट्री का कार्बन एमिशंस हो रहा है। राइट, और इस सेक्टर में अगर हम लोग काम कर रहे हैं जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में, तो ऑफ कोर्स इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जो हमारे आउटकम्स हो रहे हैं उसमें तो हम यही ना बोल सकते हैं दैट यही देखने को आ रहा है दैट कहीं ना कहीं इस सेक्टर में हम लोगों ने नेट जीरो या फिर नेट पॉजिटिव स्टेटस हमने अचीव किया है इन कार्बन, एनर्जी या फिर वाटर या फिर दिस वेस्ट कैटेगरीज में। राइट, एलईडी जीरो प्रोजेक्ट इंडिया में अगर देख लोगे वो वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स में इंप्लीमेंट किया जाता है, जैसे वेरियस ऑफिसेस यूजुअली अर्बन एरियाज में, यस, हॉस्पिटैलिटी फैक्ट्रीज या फिर रिटेल मॉल्स ले लो, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ले लो या फिर डेटा सेंटर्स ले लो। इनफैक्ट एलईडी का जो जीरो है ना, आई मीन ये जो प्रोजेक्ट है इसके 4 कैटेगरीज है जो क्या रिकॉग्नाइज करती है नेट जीरो स्टेटस। कहां कहां पे? इन कार्बन, एनर्जी, वाटर और वेस्ट, है ना। ये 4 सेक्टर्स है जहां पर ये रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA वैक्सीन का। इनफैक्ट क्यों न्यूज में है? क्योंकि इंडिया का पहला इंडिजिनस mRNA वैक्सीन फॉर द ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसका नाम है ज़ेमकोवैक OM, ठीक है, इसको ग्रांट दे दिया गया इमरजेंसी यूज अप्रूवल बाय व्हाट? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस ड्रग का नाम क्या है? ज़ेमकोवैक OM, ठीक है। इसका एडवांटेज है दैट ये एट ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर में भी आप आराम से इस वैक्सीन को रख सकते हो। और आप पुराने वैक्सीन को तो आपको पता है दैट कितना केयर करके रखना पड़ता था, कितना एक पर्टिकुलर डिग्री बिलो द ठंडी वाले टेम्परेचर में आपको रखना पड़ता था। इनफैक्ट वैक्सीन हैज स्ट्रॉन्ग सेफ्टी प्रोफाइल्स और ये जनरेट करता है ज्यादा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कंपेयर टू द कोविशील्ड, ऐसा बोला जा रहा है। इनफैक्ट दिस वाज द मेजर न्यूज व्हिच यू शुड कीप ऑन माइंड। नेक्स्ट
हम लोग बात करेंगे स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन यूरोप 2022 का एक रिपोर्ट निकला है, और ये जो रिपोर्ट किया गया, ये प्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के द्वारा। और ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं रिवील करती है दैट यूरोप जो है वो ट्वाइस वार्म हो रहा है एज कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज सिंस 1990s। बहुत ही एक स्पेसिफिक न्यूज है, एंड इस न्यूज का सहारा, इसको आप एज अ फोल्डर पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं दैट देखो, जहां पर इंडिया ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत कर रही है दैट हमारे कार्बन एमिशंस रिड्यूस हो जाए, जो क्लाइमेट चेंजेस इस रीजन में आ रहा है वो कम से कम हो, बट वहीं पर यूरोपियन रीजन्स में जो है ये उल्टा हो रहा है, राइट। इसका मतलब क्या? इंडिया जैसे देश कहीं ना कहीं इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यही ना हम बोल सकते हैं, राइट। ओके, सो न्यूज में क्या है दैट 2022 में यूरोप का जो एवरेज टेम्परेचर है, कहा जा रहा है इट वाज अप्रोक्सीमेटली 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द प्री इंडस्ट्रियल बेसलाइन। ऑलरेडी समझ रहे हो? इनफैक्ट रेट्स अगर देख लीजिएगा ऑफ सरफेस ओशन वार्मिंग भी अगर यूरोप में देखोगे ये काफी ज्यादा है। पर्टिकुलरली कौन कौन से रीजन में? देखो ये रीजन है, ये यूरोप का आपको मैप दिख रहा है, राइट। दिस इज व्हाट रीजन, मेडिटेरेनियन सी, राइट। तुम सिर्फ मेडिटेरेनियन में ही नहीं, इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहां पर देखो बाल्टिक सी है, सॉरी कहां गया, इस रीजन में, राइट। बाल्टिक सी है वहां पर, राइट। बाल्टिक सी ले लो, ब्लैक सी ले लो, यहां पर इधर यूक्रेन के नीचे, राइट। तो ये कोई भी साउथ आर्कटिक सी ले लो, ओवरऑल ये आर्कटिक सी को साउथर्न रीजन, राइट। तो ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, या फिर ये वाला रीजन, इन ओवरऑल रीजन्स में भी अगर ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर देख लीजिएगा, ये रिस्पेक्टिवली काफी ज्यादा हमें बढ़े हुए दिख रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट द रिपोर्ट सेज, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके बारे में सिविल सर्विसेज में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। सो ऑलवेज कीप इन माइंड व्हेनेवर यू आर रीडिंग इट। सो इनफैक्ट रिसेंटली डेटास रिलीज किए गए थे बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने रिवील किया दैट इसने ऐड किया रफली अराउंड 17.20 लाख नेट मेंबर्स इन द अप्रैल दिस ईयर। सो बात करते हैं ईपीएफओ के बारे में, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट एंड वॉल्यूम ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कि अंडरटेक किया जाता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1952 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है, ध्यान में रखिएगा जरूर से, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ना ये जो है ना एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या मैनेज करती है प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन अकाउंट्स ऑफ द मेंबर एम्प्लॉइज। इनफैक्ट प्रोविडेंट पेंशन तो समझ गए, पेंशन अकाउंट क्या होता है ऑफ कोर्स, बट प्रोविडेंट फंड, देखो प्रोविडेंट फंड जो है ना ये एक इन्वेस्टमेंट फंड है जिसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है बाय एम्प्लॉइज। मतलब आप जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हो तो आप भी कंट्रीब्यूट करोगे, आपके एम्प्लॉयर जो है ना जो आपको हायर कर रहे हैं वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना। आउट ऑफ विच लंप सम इज प्रोवाइडेड टू ईच एम्प्लॉइज ऑन रिटायरमेंट। मतलब अगर आप रिटायर कर ले रहे हो तो यस यू विल बी गिविंग अ लंप सम अमाउंट आउट ऑफ इट, राइट। इसके फंक्शंस क्या है? यस इट इंप्लीमेंट्स द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1952, राइट। याद रहेगा। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आर टू मीट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी इन अ ट्रांसपेरेंट, कॉन्टैक्टलेस, फेसलेस एंड पेपरलेस मैनर, और साथ ही साथ इंश्योर करना दैट ईज ऑफ लिविंग जो है फॉर द मेंबर्स, आई मीन ईपीएफओ मेंबर्स या फिर पेंशनर्स के वो ईज ऑफ लिविंग मेंटेन, राइट। नेक्स्ट ईपीएफ स्कीम 1952 के बारे में भी हम लोग एक छोटा सा ग्लिम्स डाल रहे हैं, क्योंकि इसी में मेन प्रोविजंस है दैट कितना परसेंट आपको देना पड़ता है, आपके एम्प्लॉयर्स कितने परसेंट देंगे, क्या क्या प्रोविजंस होता है, क्या आप हर एक जहां पर भी काम कर रहे हो क्या इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी एम्प्लॉयर टू गिव दैट थिंग। सो लेट्स सी अबाउट इट, राइट। देखो ये जो स्कीम है ये एक मैंडेटरी सेविंग स्कीम है अंडर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1952, जो क्या कवर करता है हर एक एस्टैब्लिशमेंट जहां पे 20 या फिर 20 से ज्यादा पर्सन्स काम कर रहे हो। इनफैक्ट इट ऑल्सो कवर्स सर्टेन अदर एस्टैब्लिशमेंट विच मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इवन इफ दे एम्प्लॉइज लेस देन 20%। मतलब ऐसा भी हो सकता है दैट कोई ऑर्गेनाइजेशन में 20 से कम भी लोग काम कर रहे हो, बट स्टिल उनमें भी ये प्रोविजन लग सकता है, बशर्ते अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके रिलेटेड ये चीज डिसीजंस अगर लेती है तो, राइट। नाउ एम्प्लॉइज का इसमें काम क्या है? एम्प्लॉइज को जो है
सर्टेन कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स दिस प्रोविडेंट फंड देना पड़ेगा, और साथ ही साथ एम्प्लॉयर भी जो है मंथली बेसिस पे सेम अमाउंट जितना एम्प्लॉय दे रहा है उतना एम्प्लॉयर भी देगा, जिससे मेक श्योर किया जाए दैट एक लमसम अमाउंट आ जाए, राइट। इससे क्या होगा दैट वो अमाउंट जमा होगा एंड इन द लेटर डेज इट इज बीइंग गिवन टू देम। नाउ एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर ये कंट्रीब्यूट कितना परसेंट करते हैं? देखो, इस स्कीम के अंदर इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ 12% ऑफ द बेसिक सैलरी ऑन द एंड डियरनेस अलाउंस ये दिया जाता है। इनफैक्ट एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट, है ना, एम्प्लॉय पाता है एक लमसम अमाउंट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन जो दिया है वो तो पाएगा ही, एक साथ लमसम अमाउंट भी मिलेगा। ईपीएफ ये है क्या? ये एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा अल्टीमेटली जमा हो रहा है, फालतू का तो पैसा जमा नहीं करोगे ना। ऐसा तो नहीं ना दैट अगर मैं आपने 10,000 रुपए रखे कहीं पर तो 10 साल बाद भी 10,000 ही मिल रहा है, उल्टा तो कम मिल रहा है ना आपको। तो वही चीज समझना पड़ेगा दैट ईपीएफ जो है ये एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑफर करता है रिलेटिवली हायर इंटरेस्ट रेट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इनफैक्ट इसमें आप पार्शियल विड्रॉल की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। इट इज अलाउड फॉर कुछ कुछ एक्टिविटीज के लिए, नहीं हर एक्टिविटीज के लिए। जैसे अगर एजुकेशन के लिए आपको चाहिए, यस। मैरिज के लिए अगर चाहिए, यस। इलनेस के लिए चाहिए अगर, तो यस। या फिर हाउसेस के कंस्ट्रक्शंस के लिए अगर चाहिए तो भी आप यहां से पैसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीआईबी का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, मुझे लगता है पता नहीं क्यों मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, राइट। हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023, राइट। ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिएगा। पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज है जो क्या रिसेंटली हेल्ड किया गया था, तो इसी के बारे में देखते हैं। ये एक 14 डे का इंटर ऑपरेबिलिटी एक्सरसाइज है बिटवीन वेरियस नेशंस। रफली अराउंड 20 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कहां पर ये प्रैक्टिस हुआ था? लोकेशन मंगोलिया में, राइट। और ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिएगा। कोई एज सच वॉरफेयर के लिए, मिलिट्री वॉरफेयर के लिए एक्सरसाइज नहीं हो रहा। ये पीस कीपिंग जो फोर्सेज है ना, अब क्या होता है ना, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज ने बहुत अपने पीस कीपिंग फोर्सेस रखे हैं दुनिया भर में, राइट। तो वी हैव वेरी एक्सपीरियंस ऑन टू दिस, राइट। सो यस, ऑफ कोर्स अगर देखिएगा इंडिया देख लो, बहुत ज्यादा पीस कीपिंग फोर्स रहती है। तो अगर कोई भी इस टाइप के प्रैक्टिसेस होते हैं तो ऑफ कोर्स इंडिया के तो फोर्सेस को बुलाया ही जाता है, राइट, जिससे आप भी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करो। इसीलिए इस टाइप की एक्टिविटीज ही है ये, तो याद रखिएगा। इसको स्पॉन्सर किया गया है मंगोला आर्मी फोर्सेस और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड के द्वारा, और इंडियन आर्मी जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है बाई कॉन्टिजेंट फ्रॉम गढ़वाल राइफल्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यस, इंटरऑपरेबिलिटी को इनहांस किया जा सके ऑफ द पार्टिसिपेटिंग नेशंस, जिससे शेयर किया जा सके एक्सपीरियंस और ट्रेन किया जा सके अनइन्फॉर्म्ड पर्सनल्स को। अगर सोचो कल को कोई दूसरे देश से वो पर्सनल्स पार्टिसिपेट करना चाहते तो उनको भी तो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ना। तो इसके थ्रू जो है यही सब किया जाता है, राइट। तो ये सब रहा आज का ये सेशंस। अब हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें डिस्कशंस की है। हम लोगों ने बात किया काजीरंगा एनिमल कॉरिडोर। सो काजीरंगा एनिमल कॉरिडोर, ये काजीरंगा एनिमल कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन होने वाला है ऑफ कोर्स आसाम में, बट इसका डिले हो गया है। उसके बारे में हम लोगों ने वेरियस रीजंस डिस्कस किए थे, जिसमें आता है लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम, वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस का प्रॉब्लम, यही नहीं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के जो एक्टिविटीज चलते हैं उसमें काफी ज्यादा डिले होने को हमने देखा है। और यही नहीं, और भी बहुत सारे रीजंस है, जैसे इनएक्यूरेट टाइम एस्टिमेशन, बजटरी एलोकेशंस का जो प्रॉपर जो फंड आना चाहिए था वो काफी ज्यादा लेट से हो रहा है, लेंदी प्रोसेस, ये तो कोई हर सरकारी कामों में ही होता है। और यही सब बेसिकली हम लोगों ने बात किया दैट ये सब अगर नहीं होता तो शायद एनिमल कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो क्या काजीरंगा के अराउंड बनने वाली थी वो काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक हो जाती, राइट। ये एनिमल कॉरिडोर प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर इट विल बी इजियर फॉर एनिमल्स टू पास फ्रॉम वन रीजन ऑफ द फॉरेस्ट टू अनदर रीजन ऑफ द फॉरेस्ट बाय पासिंग देयर मेन नेशनल हाईवेज दैट इज पासिंग फ्रॉम इन बिटवीन द काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया व्हाट दिस कमेटी इज ऑल अबाउट, और ये कहां के गुरुद्वारा को रेगुलेट करती है और सिख प्लेसेस के पायस प्लेसेस को बेसिकली रेगुलेट करती है, राइट। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया एलईडी जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के बारे में। सो एलईडी जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट, इसके थ्रू हम लोगों ने जो भी चीजें डिस्कस किया, हम लोगों ने ये देखा दैट इंडिया
इंडिया कहीं ना कहीं यूएसए और चाइना जैसे कंट्री से भी बहुत आगे मूव फॉरवर्ड कर चुकी है, और हम मेक श्योर कर रहे हैं दैट कोई भी बिल्डिंग एक्टिविटीज हो, राइट, कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो, वो ऐसे हो जहां पर वी शुड मेक श्योर दैट कार्बन एमिशंस जो हो उससे कम हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इंडिया ने अपना कमिटमेंट दिया हुआ है, एंड दैट कमिटमेंट इज दैट 2070 तक हम लोग नेट जीरो एमिशन कार्बन करेंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट जैसे गुवाहाटी या फिर नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट एक्सपैंड कर रहा है, तो उस स्टेट के एक्सपेंशन के साथ साथ जो हम लोग ये प्रोजेक्ट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, या फिर इंडिया जो इतना अच्छा काम कर रही है इस एलईडी जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, तो ये ऑफ कोर्स आने वाले समय में काफी गुड, इट माइट रीप बेटर डिविडेंड्स, राइट। इन इंटरनेशनल फोरम हम लोग अपना कहीं ना कहीं हक पुट कर सकते हैं, तो देखो भाई हमने पास्ट में इतना एक्टिविटीज में बिल्कुल काम किया है एंड वी आर कंटिन्यूअसली डूइंग द सेम, राइट। नेक्स्ट हम लोगों ने ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA वैक्सीन जो क्या अडेप्ट कर दिया गया, बेसिकली जिसपे ग्रीन टिक लग गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का, जिसका नाम था ज़ेनकोवैक ओम। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने डिस्कस किया स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन यूरोप 2022 के बारे में, रिपोर्ट के बारे में, जहां पे हम लोगों ने बोला दैट यूरोप में अगर देख लीजिएगा दैट ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा फैल रही है, इनफैक्ट डिफरेंट अदर रीजन से तो बहुत ज्यादा, इनफैक्ट अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल बेसलाइन से देख लीजिएगा उससे ऑलरेडी 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी वहां का टेम्परेचर एवरेज बढ़ चुका है, राइट। नेक्स्ट हम लोगों ने ईपीएफओ के बारे में बात किया, बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स इससे हम लोगों को मिला। और फाइनली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023, जो क्या एक जॉइंट पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, जिसके बारे में हम लोग आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज डिस्कशन। आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी, एंड यस, if you at all liked it, then you can share it with all your different other friends and other aspirants whosoever are preparing for this very session. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।